आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। तो चलिए सीधा विषय पर ही चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्क्स ने जो भी कहा वह रिलीजन और चर्च के विरोध में कहा था। इनके आतंक और शोषण के बारे में तो हम निरंतर बात करते ही आ रहे हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम मार्क्स का समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म में बस इतना ही अंतर है जितना दो लकड़बग्गों में होता है। यह अंतर वही अंतर है जो हमें यह बताता है कि मार्क्स की थ्योरी संपूर्ण रूप से पावर कैप्चरिंग थ्योरी है, जो यह बताती है कि किस प्रकार लोगों पर और सत्ता पर कब्जा किया जाए। इसके अलावा इस थ्योरी में सब कोरी बकवास है, कहानियाँ मात्र हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मार्क्स स्वयं कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि थ्योरी वगैरह सब बकवास है, उसका कोई उपयोग नहीं, उस पर कोई काम नहीं करता है। हम जो बता रहे हैं अर्थात मार्क्स, वह तो चार्टर ऑफ एक्शन है। इस पर हमें काम करना है, एक्शन करना है, तभी परिवर्तन आएगा। थ्योरी से कोई परिवर्तन नहीं आता, उस पर कोई काम नहीं करता। मार्क्स के गुरु हेगल ने यूनिवर्स के बारे में मटेरियलिज्म की जो थ्योरी दी थी, मार्क्स ने उस थ्योरी के एक भाग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को ले लिया, जो कि मार्क्स के काम की थी। इस थ्योरी के 3 लॉ हैं, जो मार्क्स के चार्टर ऑफ एक्शन का आधार है। कम्युनिज्म की पूरी कार्यप्रणाली इन्हीं 3 लॉ से निकलती है। तो इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का पहला लॉ कहता है, ऑल द रियलिटी इज द यूनियन ऑफ आइडेंटिकल अपोजिट्स। अर्थात यूनिवर्स में हमें जो भी रियलिटी दिखती है, यदि हम उसे ध्यान से देखें तो वह विरोधाभासी चीज़ों का यूनियन होता है। यह विरोधाभास उसी रियलिटी से निकलेंगे। हमें जो भी रियल दिखता है उसका अपोजिट उसके साथ अवश्य होगा। जैसे यदि दिन होगा तो रात भी होगी, यदि प्रकाश होगा तो अंधकार अवश्य होगा, जन्म के साथ मृत्यु भी होगी, सुख होगा तो दुख भी अवश्य होगा। यह वह लॉ है जो कम्युनिस्ट को बताता है कि देश में, समाज में, एक परिवार में अपोजिट्स ढूंढो, फॉल्ट लाइन ढूंढो जो अपोजिट्स के रूप में काम करें। जैसे कि परिवार में पत्नी को अपोजिट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, समाज में अमीरी और गरीबी को फॉल्ट लाइन्स के रूप में टारगेट किया जाता है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोजिट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। क्या आपने भारत में कभी भी किसी भी कम्युनिस्ट को सॉल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करते देखा है जिससे समाज में सद्भाव आए? कितने % देखा है? पूरी सत्यनिष्ठा के साथ जागृत अवस्था में विवेकपूर्वक विचार अवश्य कीजिएगा। यह सदैव फॉल्ट लाइन्स पर, अपोजिट्स पर, फ्रैक्शन पर बात करेंगे और इन फॉल्ट लाइन्स का फेवर करके इन्हें और बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जहाँ भगदड़ होती है वहाँ कमज़ोर अपने झुंड से अलग हो जाता है और वहाँ शिकार करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार पहले व्यक्ति को परिवार से, समाज से, देश से अलग करने का प्रयास किया जाता है। इनका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ निगेशन। इसके अनुसार जब भी कोई बदलाव होगा, विकास होगा, तो पहले एक चीज़ जो वास्तविक रूप में है, पहले उसका निगेशन होगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। जैसे बीज जब समाप्त होता है तब वृक्ष बनता है, पहले बीज निगेट होता है। यह वह लॉ है जो इनको सदैव प्रेरणा देता है, नए नए मार्ग दिखाता है कि किसी स्थापित समाज को, संस्कृति को, परंपराओं को कैसे नष्ट करना है, क्योंकि पहले उसको नष्ट किए बगैर कम्युनिज्म का विकास संभव ही नहीं है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण लॉ नंबर 3। ये कहता है क्वांटिटी ट्रांसफॉर्म्स क्वालिटी। मार्क्स कहते हैं जब कभी भी आइडेंटिकल चीज़ों की संख्या बढ़ती है तो एक सीमा के बाद उसकी क्वालिटी अर्थात उसका गुण बदल जाता है। जैसे यदि कुछ लोग समूह अथवा भीड़ के रूप में एकत्र हो जाएं तो अंत में वह सभी उसी गुण के अनुरूप व्यवहार करेंगे जो भीड़ का गुण होगा। अर्थात सामूहिकता में भीड़ का गुण ही प्रधान होगा और भीड़ उसी अनुरूप कार्य करेगी। थोड़ा और समझते हैं। आमतौर पर समाज को 3 वर्गों में बांटा जाता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताते हैं। मार्क्स ने जो फ्रांस में औद्योगिक क्रांतियाँ फेल हुई थीं, उनका अध्ययन करके बताया था कि इन क्रांतियों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण मध्यम वर्ग है, क्योंकि यह मध्यम वर्ग कभी भी क्रांति नहीं चाहता। यह मध्यम वर्ग हमेशा शांति की बात करता है और यह चाहता है कि हमेशा शांति बनी रहे। इसीलिए जहाँ मध्यम वर्ग मजबूत होगा वहाँ कभी भी क्रांति नहीं हो सकती, वहाँ कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मध्यम वर्ग को या तो समाप्त करो अथवा इसका विघटन करो। इसके बाद केवल 2 वर्ग बचेंगे, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा लेबर क्लास अर्थात उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तभी हम पूरी ताकत से क्रांति कर पाएंगे। इसके बाद मार्क्स को फ्रांस से निकाल दिया गया, वहाँ से भागकर इनको लंदन जाना पड़ा। ठीक, अब हम वापस वहीं पर चलते हैं, अपने 3 वर्गों पर, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट मध्यम वर्ग की पारिवारिक संरचनाओं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रहार करके सबसे पहले परिवार को और समाज को दूषित करने और समाप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ निम्न वर्ग की पैरवी करने का दिखावा करके देश की संस्थाओं पर हमला करते हैं, जिससे देश की संरचना में बदलाव लाया जा सके, सत्ता पर कब्जा किया जा सके, और इस कब्जे के साथ ही इनका लक्ष्य पूर्ण होता है। हमारा पड़ोसी देश इसका जीता जागता उदाहरण है। कब्जे के बाद कोई नहीं जान पाता उस देश के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। वहाँ कंप्लीट डिक्टेटरशिप होती है। खैर, अब अगले भाग में हम देखेंगे कि यह किस प्रकार किसी देश, समाज, परिवार, वहाँ की व्यवस्था के लिए दीमक साबित होते हैं। यह इतने मनहूस होते हैं कि जहाँ मौजूद हो वह जगह तबाह हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।